So good afternoon everybody. Myself Acharya Mishra. I was just discussing about displacement, calculation of displacement, and now let's do some questions on the distance. So the first thing is that distance is equal to the actual path length. Suppose a particle moves from A to B, so it's just like a thread. एक ही रस्सी के जैसे आप सोचे टेढ़ी मेढ़ी रस्सी है तो इसको पूरा आप स्प्रेड कर लीजिए, इसको आपने पूरा स्प्रेड कर लेंगे, आपको स्प्रेड कर तो मान लीजिए कुछ ऐसे आपको सिंक्रोनाइज हो जाता है कुछ ऐसा हो जाता है ये, तो ये जो ए से बी के बीच का एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ, तो इसी को हम डिस्टेंस बोलते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल। तो डिस्टेंस ट्रैवल जो है एक्चुअल पाथ लेंथ के इक्वल होता है, जिस पाथ पे पार्टिकल है उससे ये आपका कैलकुलेट होता है। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस डिस्कस कर रहे थे। मान लीजिए कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है और एक सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है। सपोज ये ओरिजिन है और ये ए से लेके बी तक मूव करता है और सपोज दिस डिस्टेंस दिस एंगल इज ग्रेटर, दिस डिस्टेंस इज r। तो ये जो ए से बी का जो डिस्प्लेसमेंट है ये होता है आपका 2r sin थीटा रेडियन। और अगर हम a से b के बीच के डिस्टेंस की बात करें तो ये इस r की लेंथ के इक्वल आएगा। तो ये आप देखेंगे a से b सर्कल का आर्क बन जाएगा और एंगल के कांसेप्ट से हम जानते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क जो है वो r into थीटा होता है, जहां पे थीटा रेडियन में है, इन रेडियन। तो इससे आप यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल सर्कुलर पाथ ये आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो एक ये इसका एनालिसिस है। एक और इसका मैथमेटिकल मैनिपुलेशन भी पॉसिबल है। मान लीजिए आप किसी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। कोई पार्टिकल है जो x एक्सिस पे मूव कर रहा है और इसका x कोऑर्डिनेट है t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है x at t is equal to 0, दूसरा x at t is equal to 2, तीसरा डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग 0, चौथा डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग 0, पांचवा आपसे पूछा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 0 to 2, और छठा क्वेश्चन है आपका एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 2। ये इसमें चार तरह के क्वेश्चंस आपको इसमें करना है। तो आइए इसकी एनालिसिस करें। सबसे पहले तो कि x का वैल्यू आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x is equal to t square minus 3t plus 2 है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है x at t is equal to 0। तो t को अगर हम 0 पुट कर दें तो यहाँ से x आपका आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 3 into 0 प्लस 2। तो ये सॉल्व होके 2 आ जाएगा। माने इनिशियली पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वो 2 है, यहाँ से हम रिड्यूस कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज x at t is equal to 2। तो t को 2 कर दीजिए, x आपका आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 3 into 2 प्लस 2 स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 into 2 6 प्लस 2 ये 0 आ जाएगा। तो t is equal to 0 पे पार्टिकल ओरिजिन है। तो हम ये कह सकते हैं कि 0 से 2 की जो ड्यूरेशन है उसमें फाइनली डिस्प्लेसमेंट अलोंग लेफ्ट है, तो एवरेज वेलोसिटी अलोंग लेफ्ट होगा। ये यहाँ से हम एनालिसिस से बता सकते हैं। अगला इसमें थर्ड पॉइंट था डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल माने x2, इनिशियल माने x0। x2 0 है, x0 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका -2 आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट भी -2। तो यहाँ तक सिंपल इक्वेशन, कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, डिफरेंसेस निकाल लिए, डिस्प्लेसमेंट निकाल लिए। अब जो चौथा क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला, ये थोड़ा सा टफ है क्योंकि डिस्टेंस निकालने के लिए हमें पार्टिकल के मोशन की एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कहाँ ये गया, कैसे रुका, कब लेफ्ट गया, कब राइट गया। तो उसका सिंपलेस्ट वे है कि हम
इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं x का, वन ऑफ द। तो आप देखेंगे x इज इक्वल टू में t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। तो अगर मैं इसको 0 पुट कर दूं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और आप देखते हो कि इसके रूट से बड़े तो यहाँ से t का वैल्यू 1 और 2 आएगा, तो t 1 और 2 पे x 0 होगा। ये मैं पहले इंफॉर्मेशन ग्राफ इससे इक्वेशन से एनालिसिस कर सकता हूँ। दूसरी चीज है, जब t 0 होगा तो वहाँ पे x इज इक्वल टू 2 आएगा, तो t 0 पे x 2 आएगा। तो यहाँ से अगर मैं एनालिसिस करूँ तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ये आपका 1 है, ये 2 है, ये इसका मिड पॉइंट होगा, तो दिस विल बी 1.5 और यहाँ पे इसका जो वैल्यू है ये आपका 2 आएगा। सो ये इसकी एनालिसिस हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि 0 से 1 में x कोऑर्डिनेट 2 से 0 हो गया। मतलब ग्राफ से अगर हम एनालिसिस करें तो मैं कह सकता हूँ कि ये मान लीजिए आप t 0 पे x 2 था, उसके बाद t 1 पे ये कहीं ओरिजिनल मान लीजिए, तो t 1 पे x 0 है। तो यहाँ से देख रहे हैं कि x लगातार डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब पार्टिकल लगातार लेफ्ट भागा होगा यहाँ से यहाँ तक 2 से 0 तक। उसके बाद x इज इक्वल टू ये ये कहीं लेफ्ट में चला होगा, क्योंकि 1.5 पे अगर मैं बात करूँ तो t इज इक्वल टू 1.5 पे अगर मैं x निकालूँ, x आपका आ जाएगा 1.5 स्क्वायर माइनस 3 into 1.5 प्लस 2। तो ये सॉल्व करेंगे यहाँ से 2.25 माइनस 4.5 प्लस 2, तो x यहाँ से माइनस 0.45 आ जाएगा। सो इसका मतलब है कि ये t is equal to 1.5 पे ये होगा माइनस 0.25। उसके बाद आप देख रहे हैं x से इंक्रीज होना शुरू हो रहा है और 2 सेकंड पे ये फिर 0 पे आ जाएगा। तो और यहाँ पे 1.5 इसका वेलोसिटी 0 किया होगा, इसका मतलब ये रुक गया होगा। तो इसका मतलब 1.5 पे यहाँ पे ये पहले इधर से इधर गया होगा, फिर यहाँ से यहाँ बढ़ा होगा। उसके बाद 1.2 सेकंड पे इसके एनालिसिस थोड़ी सी पहले यहाँ पे ये मान लीजिए x 0 है, ये x 2 है, ये माइनस 0.25 दोबारा से बता देंगे। तो t इज इक्वल टू 0 पर x 2 था, t इज इक्वल टू 1 पर x 0 था, और t इज इक्वल टू 1.5 पर x माइनस 0.25। तो 0 से 1 में ये कैसे चला, 1 से 1.5 में ऐसे चला, 1.5 से 2 में, क्योंकि t इज इक्वल टू 2 पे x फिर से 0 हो जाएगा, मतलब ये वापस आ जाएगा। तो अगर हम 0 से 2 सेकंड में देखें तो ये डिस्टेंस मान लो कुछ x1 है, ये कुछ x2 है, ये x3 है, तो टोटल जो डिस्टेंस है वो आपका s1 प्लस s2 प्लस s3 आ जाएगा। तो s1 आप देख सकते हैं इससे इसके बीच का डिफरेंस होगा ये 2 आ जाएगा, s2 आप देख सकते हैं 0.25 और ये भी आपका 0.25 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2.5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड विल बी 2.5 यहाँ से हमने देखा, और डिस्प्लेसमेंट आया आपका माइनस। तो देख रहे हैं दोनों डिफरेंट है। तो यहाँ से डिस्टेंस ट्रेवल आपका 2.5 मीटर आएगा। नाउ थिंग्स आर इजी। तो अगला जो क्वेश्चन है होता है एवरेज वेलोसिटी का। तो जो एवरेज वेलोसिटी है क्वेश्चन में, वेलोसिटी एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट था आपका -2, टाइम 2 था, तो एवरेज वेलोसिटी आपका -2 मीटर पर सेकंड। नाउ थिंग्स आर इजी, वहां से वैल्यूज पुट कर दी थी। अगला है यहाँ से एवरेज स्पीड। तो एवरेज जो स्पीड है वो होता है आपका डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस है यहाँ पे 2.5 और टाइम था आपका 2, तो आप सोल्व करेंगे 1.25 मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो यहाँ से हमने देखिए सर्टेन नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सर्टेन पैरामीटर्स पे बेस्ड
एक्स कोऑर्डिनेट दिया था, स्ट्रेट लाइन मोशन था, उसकी एनालिसिस हमने की। आइए इसी चीज को सर्कुलर मोशन में ट्राई करते हैं, कुछ ट्रिक्स आपको बताऊंगा शॉर्टकट। तो मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक पार्टिकल किसी सर्कल में मूव कर रहा है, सेंटर सी है, रेडियस r, और ये v स्पीड से मूव कर रहा है जो कि कांस्टेंट है। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मान लेते हैं सिचुएशन कि ये a पॉइंट से मूव करना स्टार्ट करता है b पॉइंट तक, और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको थीटा है, ये आपको। तो इसमें जो स्पीड है आपका वो कांस्टेंट है। अब इसमें कुछ पैटर्न्स आपसे डिस्कस करूंगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें पीवाई क्वेश्चन पूछे गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल। तो पहला क्वेश्चन है कि इसका स्पीड कांस्टेंट है तो क्या इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट है? तो फर्स्ट क्वेश्चन। तो पार्टिकल सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मतलब इस हर इंस्टेंट पर जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है आप देख सकते हैं ये चेंज होगा, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर, यहाँ पे कहीं इधर। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, उसका लेंथ कांस्टेंट है, लेकिन उसके एरो का डायरेक्शन चेंज होता है और 360 घूमने पर ये वापस चेंज होता है। तो इसका मानना है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा। बात नंबर पहली चीज। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि बताइए क्या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है स्पीड जो कि कांस्टेंट हमें दिया है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड यहां पे कांस्टेंट। तीसरी चीज अगर आपसे पूछते हैं क्या इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमें इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी कि एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है। तो जब पार्टिकल किसी प्लेन में घूम रहा है तो इसका एंगुलर वेलोसिटी उस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और यहाँ पे भी वेलोसिटी एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो ऑप्टिक प्लेन होगा, तो डायरेक्शन तो फिक्स हो ही गई। मैग्नीट्यूड की बात है, एंगुलर स्पीड के होता है तो v by r, v स्पीड है, ये भी कांस्टेंट है, r v कांस्टेंट है, रेडियस है, तो इसका स्पीड जो है एंगुलर स्पीड वो भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। तो इसका मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है आपका वो भी कांस्टेंट होगा, और अगर इसको हम xy प्लेन मान लें तो ये आपका z एक्सिस हो गया, और अगर मैं एंगुलर वेक्टर लिखूं ओमेगा, इसको लिखा जा सकता है ओमेगा इनटू k है, क्योंकि यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है वो ऑफ द प्लेन होगा, तो इसको हम ओमेगा k कैप से डिनोट कर सकते हैं। एंड फर्दर ओमेगा को लिखा जा सकता है v by r इनटू k है, तो ये इसका एंगुलर वेलोसिटी है, ये आपका थर्ड चीज है। फोर्थ चीज अगर हम एनालिसिस में आपसे पूछे कि बताइए इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है वेरिएबल है कि क्या है, तो अगर इसकी एनालिसिस करें तो स्पीड भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो 0 होगा। जैसे वेलोसिटी यहां पे है तो एक्सेलरेशन भी यहां होगा, वेलोसिटी यहां पे है एक्सेलरेशन भी यहां होगा, वेलोसिटी यहां पे है एक्सेलरेशन भी यहां होगा, क्योंकि यहां पे परपेंडिकुलर है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, तो एक्सेलरेशन का वेक्टर जो है वो भी चेंज होगा, एक्सेलरेशन का जो वेक्टर है वो भी चेंज होगा, और अगर वेक्टर चेंज होगा माने एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं होगा, इट विल बी अ वेरिएबल, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन तो ये इसके एक्सेलरेशन से रिलेटेड हम इफेक्ट पे बात कर सकते हैं। अच्छा अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे कि बताइए, इसी क्वेश्चन में आपसे पूछे बताइए यहाँ पर एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? तो यहाँ पे आप देखिए पार्टिकल सर्कल में घूम रहा था, तो जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअली सेंट्रीपिटल या टेंजेंशियल नॉर्मल एक्सेलरेशन होगा, और नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड होता है v स्क्वायर बाय r। नॉर्मल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है दैट इज v स्क्वायर बाय r। यहां पे v भी कांस्टेंट है, r भी कांस्टेंट है, इसका मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो भी आपका कांस्टेंट होगा। तो यहां से आप इसको
अगली चीज अगर आपसे पूछे कि बताइए इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो ये 6 पॉइंट आप मान लीजिए और 4 तो ये 4 ही है, ठीक है, मान लीजिए देयर इज अराउंड 0.6। तो 6 में मान लीजिए कि आपसे पूछा है यहाँ पे कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके बारे में आप बताइए। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्योंकि जीरो है तो इसको हम कह सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट जीरो है, सो इट कैन बी सेड दैट इट हैज अ जीरो कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये इसमें प्रॉब्लम। अब वो एंगुलर एक्सेलरेशन पूछे तो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है v इज इक्वल टू r अल्फा। तो यहां से अल्फा हम निकाल लेंगे, नीचे भाई आ रहा है तो ये भी जीरो है, तो ये भी आपका कांस्टेंट हो जाएगा। दिस इज अगेन अ कांस्टेंट क्योंकि जीरो भी एक कांस्टेंट होता है। ये बड़ी छोटी सी बात है कि इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, हालांकि डायरेक्शन चेंज हो रही है बिकॉज़ इट इज जीरो। ये इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल सा केस आप कह सकते हैं इसको। बाकी एक केस इसमें है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड आता है आपको 2r sin थीटा बाई शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूं। कई बार आपसे पूछेंगे कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है, तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है ये भी आपको 2v sin थीटा बाई होगा। नेक्स्ट अगर आपसे पूछेंगे कि एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये हो जाएगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बाई टाइम। चेंज इन वेलोसिटी आपको हो जाएगा 2v sin थीटा बाई 2, और टाइम अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये लिखा जा सकता है आपका थीटा बाई ओमेगा। तो ये आ जाएगा 2v sin थीटा बाई 2 थीटा, और ओमेगा को आप लिख सकते हैं r बाई v, सॉरी v बाई r। सो ये आपका थीटा है, ओमेगा को लिख सकते हैं v बाई r, ये हो जाएगा कुछ ऐसे। तो इसको फाइनली सॉल्व करेंगे, ये आपका 2v स्क्वायर बाई r थीटा इनटू sin थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो v स्क्वायर बाई r से मिलता है। अगर इसी केस में आप थीटा पे कंडीशंस लगा दो, थीटा टेंड्स टू 0, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो v स्क्वायर बाई r आएगा व्हिच इज इक्वल टू द नॉर्मल सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। तो यही से वो डिराइव होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाई r। तो यहां से आप ये एनालिसिस देख सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा, इसी में कई बार क्या है कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि मान लीजिए कि एक पार्टिकल आपको दिया हुआ है और ये सेंटर सी है और रेडियस मान लीजिए इसका 4 मीटर जैसे, और ये मान लीजिए कुछ ए से लेके मान लीजिए बी तक मूव करता है, स्पीड यहाँ पे सेम है, दिस इज बी, ये भी बी है। तो पहली चीज तो यहाँ पे आपसे पूछा इसका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से किलोमीटर आ जाता है, यहाँ से यहाँ पर आता है, सो दैट विल बी 8 मीटर। फिर अगर आपसे पूछे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का 8 है, टाइम मान लीजिए t लगा, टाइम t आ जाएगा। अब अगर t की वैल्यू हम कैलकुलेट करें तो t का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 8 अपॉन, आप देख सकते हैं कि यहां से आगे जो लेंथ होगी ये आपकी 4 पाई आ जाएगी पाई आर, सो हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस पाई आर होगा। तो डिस्टेंस तो ये 4 पाई चला और स्पीड इसका v है, स्पीड यूनिफॉर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे टाइम की कैलकुलेशंस करें 4 पाई ऊपर v आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे दैट विल बी 8v बाय 4 पाई, और ये सॉल्व हो गया आपका 2v बाय पाई मीटर पर सेकंड। यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर हम बात करें यहीं पे एवरेज स्पीड की, तो क्योंकि स्पीड यूनिफॉर्म है तो एवरेज स्पीड आपका v रहेगा, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए टाइम, तो टाइम हमने यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे अब 4 पाई बाई v टाइम आ गई। अगर आपसे पूछे चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, तो आप देख सकते हैं वेलोसिटी 180 डिग्री से चेंज हो जाता है। तो अगर हम चेंज की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल अपोजिट है, तो ये 2v आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछे एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी मैग्नीट्यूड बाय टाइम। वेलोसिटी में चेंज है 2v, टाइम है 4 पाई बाई v, तो इसको आप सॉल्व करेंगे v स्क्वायर बाय 2 पाई।
that will be average acceleration of the matter. अगला आपसे पूछ सकता है एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स को लिख सकते हैं मास इनटू एवरेज एक्सेलरेशन, तो ये आपका m v स्क्वायर बाय 2। तो ये आप वेरियस पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं रिलेटेड टू द मोशन ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक और इसमें लीजिए, मान लीजिए आपसे पूछता है कि एवरेज फोर्स आपने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, डिस्टेंस टू ट्रेवल पूछता है, तो डिस्टेंस हमने दे दिया पाई r है व्हिच इज इक्वल टू 4, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। एक और है, मान लीजिए यहाँ से आपसे पूछता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो आप देख सकते हैं 180 डिग्री से या पाई डिग्री है, तो इसके इक्विवेलेंट आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आता है। सो दीस वर द वेरियस पैरामीटर्स रिलेटेड टू द कैलकुलेशंस ऑफ distance, displacement, average velocity, average acceleration, etc., etc., etc. So that was a brief discussion on that. So let's move ahead.